नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिस पर कि सारा जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत, वो निहित है। इसीलिए इसको रागदारी संगीत भी कहा जाता है। इस संगीत यानी भारतीय संगीत की दो धाराएं हैं। एक तो है शास्त्र पक्ष, दूसरा है क्रियात्मक पक्ष। तो जो शास्त्र पक्ष है उसमें आप थ्योरी पार्ट या हम कहें कि म्यूजिकोलॉजी जो है वो उसमें आप पढ़ते हैं, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें आप उसका प्रयोगात्मक पक्ष यानी कि उसको कैसे प्रयोग किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो उसका आप देखते हैं। तो हम जब थ्योरी पढ़ते हैं, विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि थ्योरी में जो है जब हम पढ़ते हैं तो उसको कई चीज़ें उनकी समझ में नहीं आती या उसको मुश्किल होती समझने में। तो जब उसका प्रैक्टिकल रूप यानी जब उसका क्रियात्मक पक्ष हम देखते हैं तो उसमें हमें जब हम थोड़ा उसमें जानकारी रखते हैं, समझते हैं, रियाज करते हैं, तो जो शास्त्र पक्ष है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, क्योंकि वो किस पर बेस्ड है, इसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बेस्ड है। तो राग और ठाट यानी ये दोनों जो है इनका बड़ा सुंदर संबंध है। ठाट जो एक परिवार है वहाँ से राग निकलता है, यानी उससे राग की उत्पत्ति होती है। तो इसी ठाट और राग पद्धति की श्रृंखला में हम अलग अलग ठाटों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जिससे कि आपको न केवल ठाट के बारे में पता चले बल्कि उसके अंतर्गत आने वाले रागों के विषय में भी आपको जानकारी मिले। यहाँ मैं एक बात मुख्य रूप से बताना चाहूँगी कि ये प्रश्न विद्यार्थियों के मन में आता ही है कि जो हम 10 ठाट पढ़ते हैं, ये 10 ही क्यों, बहुत सारे राग हैं। मैं इसको एक सरल शब्दों में कहूँ कि राग तो अनगिनत है, राग तो बहुत हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सभी राग आते हैं। लेकिन इन अनगिनत रागों को कहीं तो समेटना होगा, कहीं तो उनको याद करने के लिए जो है कुछ वर्ग बनाए जाने चाहिए। तो यही सोचकर जो है पंडित भातखंडे जी ने 10 प्रकार के ठाट जो है उनको मुख्य माना और इसे दशविध ठाट पद्धति कही जाती है। तो ये दशविध ठाट पद्धतियों में 10 प्रकार के ठाट आते हैं, यानी स्केल। ये स्केल यानी सप्तक, इसका मतलब है कि 7 स्वर होना अनिवार्य है। ठाट में 7 स्वर अनिवार्य होते हैं और इन 7 स्वरों का स्वरूप क्या होगा, यानी कि उसमें कोमल होंगे या तीव्र होंगे स्वर। ये जो स्वरूप है ये बहुत महत्व रखते हैं ठाट की बनावट में, और उन्हीं के अंतर्गत जो राग डाले गए हैं या जो राग उनके अंतर्गत माने गए हैं उनमें इन ठाटों से मिलती जुलती कोई तो बात होगी जो उनको उसमें डाले गए हैं। मैं इसको इस प्रकार से कहूँ कि भारत में विभिन्न प्रांत हैं, इन विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, और यदि हम उन प्रांतों के अंदर देखें तो बोलियां जो हैं यानी भाषा का भी जो आगे वर्गीकरण किया जाए तो बोलियां बोली जाती हैं। तो ये देखा जाए कि जैसे कि हम कहें राजस्थान, तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा तो है, लेकिन अलग अलग जगह की यानी राजस्थान के भीतर जो अलग अलग छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनकी राजस्थानी भाषा में छोटा मोटा जो है कुछ बदलाव तो होगा। तो हमने उस भाषा को, उन बोलियों को देखते हुए, उन डायलेक्ट्स को देखते हुए हमने उनको एक वर्ग यानी एक भाषा के तहत हमने उनको डाल दिया, जिसे हम राजस्थानी भाषा कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रांतों में भी उनकी जो भाषा है उसके अंतर्गत जो है अलग अलग जो है छोटी छोटी बोलियां जो बोली जाती हैं उनको मुख्य तरह देखा गया कि ये किस भाषा के ज़्यादा करीब है और उसको उस भाषा के अंतर्गत डाल दिया गया। ऐसे ही जो राग हैं उनमें स्वरों को देखते हुए, स्वरों का जो स्वरूप है उनको देखते हुए उनको अलग अलग ठाटों के अंतर्गत डाल दिया गया। तो जैसे कि हम कहें कि भैरव ठाट तो ऋषभ और धैवत उसमें कोमल है, कल्याण ठाट मध्यम तीव्र है, खमाज ठाट निषाद कोमल है। तो ये इसकी यानी खासियत है इस ठाट की। और ठाट में कभी आरोह अवरोह दोनों नहीं होते, ठाट में केवल आरोह ही होता है। उसी से पता चल जाता है कि ठाट में स्वर की स्थिति क्या है। तो ऐसे ही खमाज ठाट एक बहुत महत्वपूर्ण ठाट है जिसमें निषाद जो है वो कोमल होता है। तो आपके ये भी प्रश्न जो आता होगा आपके मन में, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन ठाटों का नाम इन रागों पर क्यों है, यानी भैरव राग है,
कल्याण राग है, खमाज राग है। इनका ठाट का नाम भी ऐसा क्यों है? क्यों किसी और नाम से उसको नहीं रखा गया? देखिए, सीधी सी बात है कि जब जैसे खमाज ठाट की बात करें तो खमाज जो राग है उसके स्वर बिल्कुल हूबहू जो है वो खमाज ठाट से मिलते हैं। तो इसी राग के नाम पर इस ठाट का नाम दे दिया गया। तो ऐसे राग को हम कहते हैं आश्रय राग। तो आश्रय राग जो है उसी के नाम पर ठाट का नाम दे दिया गया। तो ऐसे जो है 10 ठाट हैं जिनके नाम जो है वो इन्हीं आश्रय रागों से लिए गए हैं। जैसे तोड़ी है, आसावरी है, पूर्वी है, भैरवी है। तो ये सब ठाट जो है इनके नाम इन्हीं रागों के नाम पर लिए गए हैं, क्योंकि इनके जो स्वर हैं, इन रागों के स्वर वो इन ठाटों में वैसे ही दिखाई देते हैं। अब ठाट के अंतर्गत राग वर्गीकरण की बात आती है तो अलग अलग जो राग हैं उनमें देखा गया कि इनके स्वर किस कैटेगरी यानी किस ठाट के जो है से मिलते हैं या किसके करीब हैं, या उस ठाट का जो मुख्य स्वर है जो उसकी पहचान है वो किस राग में मिलती, तो उस हिसाब से उसको जो है उस ठाट के अंतर्गत डाल दिया गया। हाँ, एक्सेप्शनल्स हमेशा होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे राग हैं जिनके स्वरों को देख के लगता है ये तो इस ठाट में भी आ सकता है, उस ठाट में भी आ सकता है। तो उस राग में हम क्या करते हैं कि उसका जो प्रयोगात्मक पक्ष है उसमें देखते हैं कि किस प्रकार के स्वर, कौन से स्वर ज़्यादा प्रबल हैं, ज़्यादा जो है वो प्रयोग में आते हैं, उसके आधार पर उसको उस ठाट के अंतर्गत डाल दिया जाता है। तो ये तो बात थी ठाट राग पद्धति की, जिसमें कि ठाट के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण जो है वो बताया गया है। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि बहुत से विद्यार्थियों के ये प्रश्न आए कि हमें ठाट राग पद्धति के अंतर्गत क्यों ऐसा होता है कि राग जो है वो ठाट से मिलता है, या क्या वो वर्गीकरण है। इसके विषय में आपको संक्षेप में मैंने आपको बताया। अब हम जो श्रृंखला हमारी चल रही है ठाट राग पद्धति की, उसके अंतर्गत हम खमाज ठाट के अंतर्गत आने वाले रागों के विषय में आपको बता रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही सुमधुर राग जिसका नाम है तिलक कामोद। तिलक कामोद एक बहुत ही खूबसूरत राग है और ये खमाज ठाट के अंतर्गत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस राग की जो जाति है वह औड़व संपूर्ण। तो औड़व संपूर्ण जो राग है, यानी कि आरोह में 2 स्वर नहीं है। कौन से स्वर नहीं है? गांधार और धैवत नहीं है। और अवरोह जो है वो संपूर्ण है। हाँ, इस राग को जब हम गाते हैं तो सीधा सीधा आरोह अवरोह नहीं जाता, थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, उसकी चाल थोड़ी सी वक्र है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं कि वक्र राग है। लेकिन इसकी वक्रता में ही इसका माधुर्य छुपा हुआ है। इसका गायन का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है और ये राग जो इसके संप्रकृतिक राग हैं उनमें देस है, सोरठ है, इसके बहुत करीब है। विशेष तौर पे देस की जब हम बात करें तो अक्सर गाते गाते अचानक से देस में चले जाते हैं, या तिलक कामोद गाते गाते अचानक से हम जो है देश को दिखाते हैं, या देश गाते समय तिलक कामोद को दिखाते हैं। तो रागों का आपस में जो संबंध है, विशेषकर इन रागों का बहुत क्लोज है। जब हम उपशास्त्रीय संगीत गाते हैं तो उसमें ये छूट होती कि थोड़ा बहुत माधुर्य या भाव की अभिव्यक्ति के लिए हम आसपास के रागों में आविर्भाव तिरोभाव जो है इसका सहारा ले सकते हैं। तो इस राग को देश से कैसे बचाना चाहिए या किस प्रकार से सोरठ से बचाना चाहिए, तो बचाते हुए राग का अपना एक स्वरूप जो सामने आता है, शुद्ध स्वरूप, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस राग के हम सबसे पहले आरोह और अवरोह लेते हैं। सा रे ग सा रे मा प द मा प सा सा प ध म ग सा रे ग सा नी प प नी नी सा। फिर से देखते हैं। सा रे ग सा
रे मा पद मा प सा सा प ध म ग सा रे ग सा नी प नी सा। अब आरोह गाते समय कभी कभी निषाद का प्रयोग भी किया जाता है। सा रे ग सा रे म प द म प नी सा प, तो इस प्रकार म प नी सा इस प्रकार से गाया जाता है। सा प द म ग नी द प द म ग सा रे ग सा नी प नी सा। देखिए कितना सुंदर राग है, कितनी सुंदर इसकी बनावट है। इस राग की जो पकड़ है, यानी वो फ्रेज जिससे राग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी कि उसका चेहरा, उसके वो स्वरगुच्छ जिससे राग एकदम सामने आता है। रे मा प द म प सा प ध म ग सा रे ग सा नी प नी सा। रे म प द म प सा प प द म ग सा रे ग सा नी प नी सा। कितना सुंदर राग है। और देखिए वक्र है, सा रे ग सा नी, आगे जाएगा पीछे आएगा, रे म प द म ग सा रे ग सा नी, रे म प द म प सा प प द म ग सा रे म प नी सा म प सा प प द म ग सा रे प म ग सा रे ग सा नी प नी सा। तो राग जो है वो, जब राग को जानने की हम कोशिश करें तो पहले तो सबसे पहले आरोह अवरोह आता है। चाहे हम ये कहें कि राग का जो आरोह अवरोह वो उसका एक ढांचा है, वो बताता है कि इसमें कौन से स्वर प्रयोग होते हैं आरोह में अवरोह में, लेकिन ये ढांचा ही तो मूल है। उसी से तो पता चलेगा कि राग में स्वर जो प्रयोग होते हैं वो कौन से और किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। अब जैसे मैंने कहा ये वक्र संपूर्ण है, इसकी वक्रता बताने के लिए मुझे आरोह अवरोह की आवश्यकता है। इसकी पकड़ बताने के लिए हम आरोह अवरोह में से ही तो स्वर लेंगे। हाँ, लेकिन जब राग को हम गाते हैं या राग को हम विस्तार से समझते तो उसके चलन की बहुत आवश्यकता होती। चलन मतलब उसकी चाल, वो कैसे उसका राग विस्तार, कैसे उसकी बढ़त होगी। अब जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, किसी व्यक्ति को जानना है तो हम उस व्यक्ति को थोड़े समय के लिए मिल रहे हैं तो उतने 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए मिलने पर उसके बारे में हमें नहीं पता चलता। लेकिन जब हम उस व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताते हैं, उसको जानते हैं, करीब से उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसका एक विस्तृत रूप जो है वो समझ में आता है। यानी उसका विस्तृत स्वभाव, उसके क्या उसका स्वभाव कैसा है, वो गंभीर है कि चंचल है कि एक बैलेंस्ड है, कि उसको बहुत गुस्सा आता है या उसकी पसंद क्या है, या वो किस तरह से उसका बोलना है, किस तरह से उसका आचार विचार है, कैसे उसका उठना बैठना है, क्या किस किस चीज़ में उसकी रुचि है। यानी उसकी पूरी पर्सनालिटी जो है हमें तब पता चलेगी जब हम थोड़े समय तक उस व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं। तो ऐसे ही राग का जो आरोह अवरोह है वो तो बताता है कि हाँ, ये मैं राग हूँ, मुझ में ये स्वर प्रयोग होते हैं और ये स्वर
कैसे प्रयोग होते हैं, उनका एक संक्षिप्त जो है परिचय आरोह अवरोह देता है। पकड़ भी बहुत कुछ बताती है। पकड़ तो मुख्य तौर पे ये बताती है कि इस राग में ये आरोह अवरोह हैं, लेकिन ये जो स्वरगुच्छ है इसका कैसे प्रयोग होता है ताकि वो उसका मुख्य स्वरगुच्छ कहलाए। यानी उसका चेहरा क्या है, हम देखते हैं उसको, गाते ही हम उसको पहचान ले, बजाते ही पहचान ले, या कोई सितार पर यदि उसकी वो पकड़ बजाता तो हम एकदम से उसको पहचान लेते हैं। इसीलिए तो इसका नाम पकड़ रखा गया कि आपने राग को कैसे पकड़ लिया, कैसे उसको पहचान लिया। तो यानी राग का वो एक चेहरा जिससे राग को पहचान सकते हैं, तो इसे पकड़ कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है राग के अंतर्गत। अब इस राग की विशेषताएं जो हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहली विशेषता जो मैंने आपको बताई कि जैसे आपसे कहा इसकी जाति जो है वो औड़व संपूर्ण है। तो औड़व संपूर्ण जाति यानी कि आरोह में गांधार और धैवत का वर्ज्य होना और अवरोह में जो है सभी स्वरों का प्रयोग होना, लेकिन वक्र रूप से। इसका वादी और संवादी ऋषभ और पंचम को माना गया है, लेकिन कुछ मत के अनुसार षड्ज और पंचम को भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ऐसे जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार ऋषभ जो है वो अधिक प्रयोग करने से ये देश के ज़्यादा समीप आ जाता है, यानी देश की झलक ज़्यादा दिखाती है, इसलिए षड्ज और पंचम को उन्होंने वादी संवादी माना। तो हम जो कुछ भी कहते हैं उसको हम गाकर यदि देखें या बजाकर देखें तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। एक और विशेषता है, इसमें दोनों निषादों का प्रयोग होता है। एक मत के अनुसार शुद्ध निषाद ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो आरोह हो चाहे वो अवरोह हो। दूसरे मत के अनुसार अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग कभी कभी किया जाता है, तो वो खमाज ठाट को दर्शाता है। अब कैसे? रे मा पा मा प नी सा, शुद्ध नहीं जा रहा है। मा प नी सा प द म ग, सा रे मा प नी सा प द म ग, सा रे ग सा नी प नी सा। इसमें हमने मात्र शुद्ध नी का प्रयोग किया। मा प सा नी द प द म ग, सा रे ग सा नी, सा प द म ग नी द प ध म ग, सा रे ग सा नी प नी सा रे प म ग नी द प रे प म ग, सा रे ग सा नी प नी सा। तो जो कुछ भी हम कह रहे हैं, जो कुछ भी आपको बता रहे हैं, उसको प्रयोगात्मक रूप से उसको जब हम आपको बताएं तो आपको ज़्यादा आसान से उसको समझ में आएगा। तो ये तो उसकी कुछ विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को लेते हुए अब हम एक सरगम गीत आपको तिलक कामोद राग की बताते हैं। ये सरगम गीत जो है, जिसको यदि हम ये 3 ताल में निबद्ध है, इसको जब हम गाते तो राग का किस प्रकार से राग में स्वरों का प्रयोग होता है ये सरगम गीत से समझ में आता है। सरगम गीत का अर्थ है वो गीत या वो बंदिश जो सरगम को लेकर, यानी उसमें साहित्य नहीं है, जो षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद इन स्वरों के जो को लेकर ही इन बंदिशों को बनाया गया है और ताल में इसको निबद्ध किया गया। इसको इसीलिए इसको सरगम गीत कहा जाता है। 3 ताल में निबद्ध है, खाली से आरंभ है। पनी सा रे ग ग नी सा रे पा म ग रे ग नी सा, पनी सा रे ग ग नी सा रे पा म ग रे ग नी सा, रे म प द म प सा सा प द म ग रे ग नी सा, रे म प द म प सा सा प द म ग रे ग नी सा, पनी सा रे ग ग नी सा रे पा म ग रे ग नी सा, पनी सा रे ग ग नी सा रे प म ग रे ग नी सा, रे म प द म प सा सा प द म ग रे ग नी सा, रे म प द म प सा सा प द म ग रे ग नी सा, पनी सा रे ग ग नी सा रे पा म ग रे ग नी सा। अंतरा मा प नी नी सा सा प नी सा रे ग नी सा,
सा रे पा म ग रे ग नि सा प नि सा रे ग ग नि सा रे प म ग रे ग नि सा रे म प द म प सा प द म ग रे ग नि सा रे म प द म प सा प द म ग रे ग नि सा प नि सा रे ग ग नि सा रे प म ग रे ग नि सा म प नि नि सा प नि सा रे ग नि सा म प नि नि सा प नि सा रे ग नि सा प नि सा रे सा प ध म ग रे नि सा प नि सा रे सा प ध म ग रे नि सा प नि सा रे ग ग नि सा रे प म ग रे ग नि सा प नि सा रे ग ग नि सा रे प म ग रे ग नि सा प नि सा रे ग ग नि सा प नि सा रे ग ग नि सा प नि सा रे ग ग नि सा रे प म ग रे ग नि सा। तो ये तो सरगम गीत जो अपने आप में बताता है कि इस राग में कैसे स्वरों का प्रयोग होता है। अब देखिए प नि सा रे ग मुख्य स्वर जो गुच्छ हैं जो इस राग में विशिष्ट रूप से प्रयोग होते हैं जिससे कि राग का स्वरूप बनता है। पकड़ में तो हमने आपको एक जानकारी दी कि क्या है स्वर, वो स्वर समुदाय कौन सा जिससे राग पहचाना जाए, लेकिन राग में प्रयोग होने वाले मुख्य स्वर समुदाय क्या हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आरंभ किया प नि सा रे ग सा नी, मंद्र सप्तक के निषाद पर कैसे न्यास होता है। प नि सा रे ग सा नी प नि सा रे प म ग ऋषभ और पंचम की संगति रे प म ग सा रे ग सा नी गांधार और षड्ज का कैसा सुंदर संयोग है ये। ग सा नी प नि सा रे ग सा नी, तो हम गांधार से होते हुए सीधे षड्ज पर आके फिर मंद्र निषाद पर रुकते हैं। प नि सा रे ग सा नी रे प म ग सा रे ग सा नी प नि सा रे म प द म प सा, पंचम से सीधे तार सप्तक के षड्ज पर जाना। म प सा प, इसी प्रकार से तार सप्तक के षड्ज से मध्य सप्तक के पंचम पे आना। ये मंत्र में भी हो सकता है। म प सा प द म ग सा रे ग सा नी प नि सा, बेहद ही खूबसूरत राग है। प नि सा रे म ग प म ग रे म प ध म ग सा रे ग सा नी प नि सा रे म प द म प सा प ध म ग सा रे म ग सा रे ग सा नी प नि सा। कितना सुंदर राग है। और ऐसे ही एक और सुंदर राग है जिसके विषय में हमने आपको इससे पहले के व्याख्यान में बताया, यानी राग देश। कभी कभी आपको ऐसा आभास होता होगा कि ये देश से बहुत कुछ मिल रहा है, और गाते गाते आप जब नया नया राग सीखते हैं या आपने राग का बहुत अच्छे से किसी एक राग को नहीं किया है या दोनों के अंतर को बहुत अच्छे से नहीं किया, तो आप ये होगा ही कि आप गाते गाते सडनली देश पे पहुंच जाएंगे, या देश गाते गाते आप सडनली तिलक कामोद पे पहुंच जाएंगे। तो ये तिरोभाव या आविर्भाव का जो एक सिलसिला है ये हो जाता है, लेकिन पुनः आपको वापस जो है आपको राग की जो शुद्धता या राग की जो मुख्य स्वर संगतियाँ उसको आपको उसमें आना चाहिए। जैसे हम देश की बात करें, देश कैसा है, नि सा रे म प नि सा रे नि द प ध म ग रे ग नि सा, तो गांधार पे कैसे टीका ग नि सा रे म प नि सा। अब हम यदि तिलक कामोद पे आते हैं, रे म प द म प सा प, हो गया अंतर,
सा पद मग सा रे प मग सा रे ग सा नी प नी सा रे ग नी सा, देश में है रे ग सा नी, तिलक का मोड़ है। ये छोटी 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 जो है स्वर संगतियाँ राग के अंतर को दर्शाती हैं। म प नी सा म प सा प म प नी सा रे नि द प, देश म प सा प ध म ग सा रे प म ग सा रे ग सा नी प नी सा। तो राग को जब हम सीखते हैं, राग को जब हम गाते हैं, तो आसपास के रागों की भी जानकारी बहुत आवश्यक है, ताकि राग को सही तरीके से गाया बजाया जा सके। इसी को हम अगले अपने सत्र में फिर से उसके विषय में और अधिक आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।